नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 वाली चिंगारी का एपिसोड 2 दिखाएंगे, जिसमें मारपीट है, धक्का मुक्की है, एक दूसरे का कॉलर खींचते विधायक हैं और ऐसा हिंसक कलेश है जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये विधानसभा है या कोई सड़क छाप फाइट। फिर आपको पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच हुआ जुबानी कलेश दिखाएंगे। महाराष्ट्र से पीएम ने कहा कि कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। इस पर झारखंड से राहुल का क्या जवाब आया, उस पर सियासी चिंगारियों से भरी एक वीडियो रील हमने तैयार की है। फिर एक कुंजी आज के सबसे दिलचस्प सवाल पर, हिमाचल के सीएम सुक्खू के लिए आया समोसा, आखिर कौन खा गया? ऐसा क्या हुआ जिस पर हिमाचल प्रदेश में समोसा पर सीआईडी की जांच हो गई? आखिर इस खबर का पूरा सच क्या है, इसका जवाब आपको सत्ता में मिलेगा। आज महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आई है जिससे महायुति में थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से अजीत पवार सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए ये नारा ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास ऐसा नहीं है। आज सत्ता में एक खबर यूपी पुलिस महिला आयोग के अजीबोगरीब प्रस्ताव पर भी है, जिसने मांग की है कि यूपी में महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष दर्जी ना लें और जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर ही हो। इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की सुरक्षा ऐसे संभव है? आज एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी खोलेंगे, जिसके अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं, लेकिन इस अल्पसंख्यक दर्जे का असर क्या होगा, इस पर एएमयू में कैसे जश्न हो रहा है, ये देखेंगे। और एक टेंशन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए, जो अमेरिका में ट्रंप की सत्ता आने पर पहले से परेशान है। अब इलॉन मस्क ने कहा है कि अगले चुनाव में ट्रूडो की हार तय है। ये बात मस्क ने एक यूजर के पोस्ट पर कही, जिसमें लिखा गया था कि कनाडा को ट्रूडो से छुटकारा दिलाने के लिए मस्क की मदद चाहिए। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज एक वीडियो कुंजी से करते हैं। इस वीडियो में धक्का मुक्की, मारपीट, उछलने कूदने, डेस्क पर चढ़ने, खींचने और घसीटने के साथ साथ नारेबाजी और हंगामे की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे कि ये किसी विधानसभा के अंदर की तस्वीर है, तो आप इसे सड़क की लड़ाई समझ लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तस्वीर नवगठित जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की है और एक दूसरे से लड़ने भिड़ने वाले ये लोग माननीय विधायक हैं, जिन पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जो बाद में धक्का मुक्की होते हुए घसीटने तक पहुंच गई। और इस सब की वजह है कुछ विधायकों में अनुच्छेद 370 की वापसी की तीव्र इच्छा। हालांकि इन विधायकों की इस इच्छा पर जम्मू कश्मीर से करीब 2000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि 370 की वापसी नहीं हो सकती है। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, लेकिन शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां बढ़ती सर्दियों के बीच विधायकों ने हर दिन धक्का मुक्की से माहौल को गर्म बनाकर रखा है। दरअसल आज जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जेकेपीसी के विधायक सज्जाद लोन ने एक अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए पोस्टर दिखाया। तभी इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख उनकी जगह पर पहुंचे और उन्होंने भी अनुच्छेद 370 की वापसी का बैनर लहराने की कोशिश की, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। इतने में अनुच्छेद 370 के समर्थक और विरोधी विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच कुछ विधायक टेबल पर चढ़ गए तो कुछ टेबल से ही कूदने लगे। उधर मार्शल ने खुर्शीद अहमद को बाहर निकालने की कोशिश की और एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए और फिर मार्शल ने उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। ये सारे दृश्य कैमरे पर रिकॉर्ड हुए। इसके बाद हंगामा करने वाले बीजेपी के 12 विधायकों को भी मार्शल ने धक्के दे देकर सदन से बाहर कर दिया, जिसमें ये एक विधायक को कंधे पर उठा लिया गया। ऐसा लग रहा था कि मार्शलों ने कोई सामान उठा लिया हो। इसके विरोध में बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद भी विधानसभा के अंदर काफी देर तक चले हंगामे वाले सीन और सीक्वेंस खत्म हो पाए। विधानसभा के अंदर आज किस तरह का अराजकता वाला दृश्य था और उस पर माननीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, एक बार वो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि विधानसभा में एक्शन सीन वाली इस वेब सीरीज के पीछे कौन लोग हैं और उनकी हार्दिक इच्छा क्या है।
नहीं, झगड़ा करना इनके साथ तो बाहर करो, हाउस झगड़ों के लिए नहीं। अगर हम कोई झगड़ा आपस में करना तो बाहर करो, जाइए जाइए जाइए। Take one seat. Remove these people from the house. Everybody to enter the house. Remove them away. बीजेपी के कुछ अराकीन जो है वो सजाद साहब और फयाज साहब पर जो है उनको फिजिकल असॉल्ट करने लगे और इस वजह से जो है हमने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो है मार्शल आउट किया गया था। माननीय स्पीकर हाउस के स्पीकर एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहस्ट पे उनका जो पक्ष है उसी को रख रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए, हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं उसकी वजह यही है, उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सजाद लोन साहब है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर 370 की वापसी वाली ये राजनीतिक क्रांति इस सत्र के पहले दिन से जारी है। सत्र के पहले ही दिन पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने बिना इजाजत 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहल पर विधानसभा से अनुच्छेद 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद कल इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की वापसी का बैनर लहराया। आज सज्जाद लोन के साथ खुर्शीद अहमद शेख कल वाली हरकतों का रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर संभाग के नेताओं और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की दिली इच्छा है कि राज्य में फिर से 370 की वापसी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्पष्ट कर दिया कि ये हार्दिक इच्छाएं समय के साथ सूख जाएंगी। अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है। वैसे पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की एक चुनावी रैली में इस सब के लिए कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि आपकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएंगी तो भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर अनुच्छेद 370 पर लगी आग की लपटें अब चुनावी सभा तक पहुंचने लगी हैं। इसके अब और तेज होने की आशंका भी है। आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया, उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए।
सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी मैदान की तरफ मोड़ते हैं, जहां मौसम में भले ही थोड़ी ठंडक महसूस की जा रही हो, लेकिन राजनीतिक तापमान की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है और आज तो इसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही थी, जिसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का घनघोर चुनाव प्रचार था। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे, जबकि राहुल गांधी झारखंड की चुनावी पिच पर उतरे थे। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी शब्दकोश वाली कुंजी में आज कई शब्द और तर्क थे, लेकिन दोनों का फोकस पॉइंट आरक्षण और बांटने जैसे मुद्दे थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। राहुल गांधी ने इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम भाई से भाई को धर्म से और भाषा को भाषा से लड़ाना है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान को फाड़कर फेंकना चाहती है, हम आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी एक हैं तो सेफ हैं वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए दिखे, जबकि राहुल गांधी संविधान और आरक्षण वाले मुद्दे पर आक्रामक हो रहे हैं। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए अब दोनों दलों के बड़े नेताओं ने अपने चुनावी दौरों की स्पीड बढ़ा दी है। पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज सांगली में चुनावी सभा की, जिसमें शरद पवार उनके खास निशाने पर रहे। उन्होंने भी संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला किया। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दे। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई। हालांकि इन सब के बीच आज एनसीपी के अजित पवार का एक बयान बीजेपी को थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर उन्होंने किनारा कर लिया है और कहा है कि बाहर के लोग ऐसे नारे देते हैं, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है। महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे।
आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। हाँ, यूटी में कोई युति नहीं है, सिर्फ झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के लिए और महाराष्ट्र को लूटने के लिए बन रही है। तो उनके बयान से मैं कहूँगी कि वो जो कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के हिसाब से कह रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं जो लोग बांटते हैं, जो लोग काटते हैं और जो लोग लूटते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अजित पवार ने अपने बयान से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या दूसरे नेता हों, समाज को बांटने का काम करते हैं। सत्ता में अब एक ऐसे अजीबोगरीब प्रस्ताव की खबर जो यूपी महिला आयोग की ओर से लाया गया है और इसके पीछे दलील दी गई है कि महिला सुरक्षा इससे सुनिश्चित होगी। लेकिन इस खबर को बताने से पहले हम 1981 में आई एक फिल्म लेडीज टेलर का जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता संजीव कुमार ने महिलाओं के कपड़े सिलने वाले एक दर्जी का किरदार अदा किया था। लेकिन यकीन मानिए, अगर इस फिल्म का निर्देशन यूपी के महिला आयोग द्वारा किया जाता तो शायद ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के मुताबिक ये जायज़ नहीं है। और ये बात आप उसके एक प्रस्ताव से समझ सकते हैं। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र करते हुए यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव निकाला है, जिसमें वैसे तो कई मांगे की गई हैं, लेकिन 2 मांग ऐसी हैं जिस पर बहुत क्लेश हो रहा है। यूपी महिला आयोग का सुझाव है कि महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष दर्जी ना लें, और दूसरी मांग ये कि जिम में महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर को ही रखा जाए। आयोग ने यूपी के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक लेटर भी लिखा है और ये मांग की है कि इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसे महिलाओं की सुरक्षा संभव है? इस पर पुरुष दर्जी और महिलाएं क्या सोचती हैं, आज हमने इस पर उन्हीं से बात की है। जो सुझाव यूपी महिला आयोग की ओर से भेजे गए हैं उसमें क्या क्या लिखा है, उसे तफसील से सुनिए। महिला आयोग के प्रस्ताव के अनुसार बुटीक में महिलाओं के कपड़ों का माप सिर्फ महिलाएं लें। यूपी में चलाए जा रहे जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर अनिवार्य हो। नाट्य कला केंद्रों में महिलाओं को डांस सिखाने के लिए महिला डांस टीचर की ही नियुक्ति की जाए। स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी के साथ महिला टीचर की मौजूदगी जरूर रहे। जिन दुकानों में महिलाओं से संबंधित कपड़े मिलते हैं वहां महिला कर्मचारी ही अनिवार्य हो। और कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी से निगरानी की जाए और वहां वॉशरूम की उचित व्यवस्था हो। लेकिन यूपी महिला आयोग के इस प्रस्ताव पर कैसे विवाद हो गया, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि बुटीक में जो जनरली वहाँ भी मैं कहूँगी कि 90% जो टेलर हैं वो लड़के ही हैं। तो जो वहाँ मैंने ये कहा है कि अगर आप टेलर लड़के रखना चाहते हो तो रखिएगा, लेकिन मेज़रमेंट के लिए लड़की होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो बैड टच वाली बातें हैं वो इतनी मेरे पास आती हैं। महिलाएं देश की आधी आबादी है, उनका हर फील्ड में अधिकार है पूरा। लेकिन ये कौन सा, ये हमारे संस्कार नहीं हमें गवारा करते कि पार्लर में जाएं और पार्लर में जाके जब भी उनको कपड़े पहना रहे हैं या उनको साड़ी पहना रहे हैं वो लड़के करेंगे। ये हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है और ये हमारे संस्कार भी नहीं है और हमारी सभ्यता में भी नहीं है। कोई ये ना कह दे कि जिम के तर्ज पर संसद और विधानसभाओं में भी दीवार खींच देनी चाहिए। ये बराबरी से कंधा मिलाकर हर जगह महिलाओं की जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करने की बजाय ये इस तरह के जो है बातें जो है मुझे उनकी खोखली सोच बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनके पास कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी नीति नहीं है, इसीलिए खोखली बातें आ रही हैं जिससे कोई हल नहीं होगा। अब उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है, हम उस सुझाव का स्वागत करते हैं। जो निर्णय हुआ है वो सही दिशा में है, सही कदम उठाया गया और इसके सही परिणाम भी सामने आए। नहीं, हम क्यों मानेंगे? बताओ, हम इतने दिन से इतने पुराने हैं, आज हो गए मुझे 10 साल से काम करते हुए, अभी तक की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर जो भी आएगा तो हम अपना धर्म समझ के अच्छे से नाप लेकर कायदे से उनका काम करके देंगे, जब भी तो हमारे बच्चे आगे पलेंगे। अब हमारी नीयत खराब होगी तो फिर कैसे होगा? नहीं ना। अब महिलाएं टेलर हो जाएंगी, महिलाएं सब नाप लेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे मास्टर, और हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई महिला भी चल रहा और बाकी जेंट्स के भी है। भाई सब कुछ महिला नहीं कर सकती ना सारे काम। अब कुछ होता है दिक्कत जो होती है, कुछ आदमी भी करते हैं, महिला भी करती हैं। ये बिल्कुल गलत है। लेडीज़ को आज की तारीख में इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेलर जो है जेंट्स है या लेडीज़ है।
नहीं, महिला टेलर ये तो नहीं है कि महिला टेलर होनी चाहिए, ये है कि आजकल तो सभी कल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, तो लड़के का भी यही है, बस ये अपनी सेफ्टी अपने हाथ होनी चाहिए। वैसे इस खबर का नजरिया ये है कि समाज में भेदभाव की लकीर खींचने वाले प्रस्ताव अगर पास होने लगे तो इनकी होड़ कहां पर जाकर खत्म होगी? क्या वास्तव में ऐसे किसी प्रस्ताव की जरूरत है और क्या इन तरीकों से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने की जरूरत है। अगर यही हाल रहा तो कहीं आने वाले वक्त में इस तर्ज पर न जाने कितने प्रस्ताव आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि इस तरह के प्रस्ताव सुरक्षा से ज्यादा असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे और समाज को बांटने वाली लकीर भी खींचेंगे। अब वो खबर और सवाल जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर समोसे की दुकान तक पर हो रही है। बेहद चर्चित और चौंकाने वाला सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू के लिए लाया गया समोसा कौन खा गया? आप ये कह सकते हैं कि कोई समोसा खा गया, तो इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी जांच हिमाचल प्रदेश सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है और प्रथम दृष्टया इसे सरकार विरोधी कृत्य मान लिया गया है। ऐसा हम नहीं, सीआईडी कह रही है। दरअसल समोसे के गायब होने की कहानी 21 अक्टूबर से शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए सीआईडी मुख्यालय गए थे। मुख्यमंत्री के लिए एक 5 स्टार होटल से समोसे और केक के 3 डिब्बे लाए गए थे, लेकिन समोसे और केक के डब्बे सीएम के बदले उनके सुरक्षा कर्मियों के पास चले गए। अब जो सामान सीएम की टेबल पर होना था वो जब वहां नहीं पहुंचा तो सवाल उठे और इसके बाद इसकी सीआईडी जांच शुरू हो गई। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी ने इसकी जांच कर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में लिखा कि समन्वय की कमी के कारण समोसा सुरक्षा कर्मियों के पास चला गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि समोसा खरीदे जाने से लेकर गायब होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या थी, उसे इस रिपोर्ट में समझाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक एसआई को मुख्यमंत्री के लिए 5 स्टार होटल से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा था। एसआई ने एक एएसआई को एक हेड कांस्टेबल को खाने पीने की चीजें लाने का निर्देश दिया। एएसआई और हेड कांस्टेबल ने होटल से 3 सीलबंद डिब्बों में समोसे और केक लाकर एसआई को जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछा कि क्या तीनों डिब्बों में रखा गया खाना मुख्यमंत्री को परोसा जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये मेन्यू में शामिल नहीं है, जिसके बाद खाने के डिब्बे सुरक्षा कर्मियों को दे दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीआईडी के एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि जांच रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम सामने आया है उन लोगों ने सरकार विरोधी काम किया है, जिसकी वजह से अति विशिष्ट लोगों को खाने का सामान नहीं दिया जा सका। टिप्पणी में कहा गया है कि उन्होंने अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं किया है। अब जब समोसे की ये पूरी कहानी मीडिया में आ गई है तो बीजेपी हमला कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सीआईडी के अंदर का मामला है, इसे गलत तरह से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहाँ भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। हमने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, ना किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। बस हमने कहा कि पता करिए कि हुआ क्या। अधिकारियों ने जो इंक्वायरी की है उसके माध्यम से उन समोसा खाने की घटना को एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिमाचल ऐसा मान करके उनके ऊपर फिर इंक्वायरी चल रही है। कोई सीआईडी की कोई इंक्वायरी इसके बारे में नहीं हुई है। सीआईडी की जो इंक्वायरी होती है वो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है किसी भी विषय में। यह इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसके पीछे एक मंशा सरकार को इमेज को खराब करने की मुझे लगती है और विपक्ष वालों का जो रोल है वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार प्रदेश की छवि को खराब करने का काम किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए।
वैसे जिस समोसे की पॉलिटिकल रीच इतनी ज्यादा है कि आज दिन भर इस पर चर्चा होती रही, उसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी आम लोगों तक कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट को माने तो देश में रोजाना 6 करोड़ समोसे की खपत होती है। आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर मिनट में समोसे के लिए 115 ऑर्डर आते हैं। साल 2021 यानी पिछले साल की बात करें तो देश में समोसे के लिए 50 लाख ऑर्डर मिले। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में सालाना हजारों करोड़ का समोसे का बिजनेस है। एक सच ये भी है कि स्नैक आइटम में सबसे ज्यादा डिमांड समोसे की होती है। वैसे भारत में बेहद प्रिय स्नैक माने जाने वाले समोसे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत मध्य एशिया में हुई थी। 9वीं शताब्दी में फारसी कवि और संगीतकार इसाक अल मैसिली की कविता में समोसे का जिक्र मिलने का दावा किया जाता है। वैसे ये भी ऐतिहासिक ही है कि मुख्यमंत्री का समोसा किसने खाया, इसकी जांच सीआईडी कर रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट से अल्पसंख्यक दर्जे वाला ग्रीन सिग्नल मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए अदालत ने कुछ मानदंड भी तनाए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ कुछ नियम और शर्तें भी लागू हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पेशल स्टेटस पर क्या कहा और आगे के लिए क्या निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा न देने के 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जब कोर्ट ने यह कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा, नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित करने को कहा गया है, जिसका गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बाद में किया जाएगा। जो नई बेंच बनाई जाएगी वो ही एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड, नियम और शर्तें तय करेगी और ये भी बताएगी कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। आज एएमयू में इस पर जश्न भी हुआ है और मिठाइयां भी बांटी गई हैं। पहले इस पर एक रील देखिए, फिर सियासी खिलेश भी दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे एएमयू के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे जज्बातों से हमारा फैसला था। ये जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एक सेपरेट स्टेटस होता है और उनको राइट टू एडमिनिस्टर होता है, यानी राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको हासिल होता है। तो ये चीज़ जो है वो और दूसरे इंस्टीट्यूशन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग करती है। ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की देश भर के मुसलमान तहे दिल से शुक्रगुजार है और देश भर के मुसलमानों का एक तरह से और भरोसा बढ़ता जा रहा है भारत की जुडिशरी को। इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पूरे देश में माइनॉरिटीज़ का जो ट्रस्ट है, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उसको जो है प्रिवेल किया है। एम्प्लॉई हैं यहाँ, फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मोस्ट वेलकम, जो फैसला है बहुत खुश हैं। डिलाइट, वी आर डिलाइटेड। बिल्कुल, हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत खुशी मिली है। एएमयू के लिए भी बहुत खुशी का दिन है आज और हम इससे जुड़े हुए हैं 20 साल से। हमें बहुत खुशी है इससे। हमें बहुत सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं इस फैसले की और हमें बहुत खुशी है। संविधान की जो फैसला देती है वो सोच समझ के देती है, संविधान प्रदत्त शक्तियों के हिसाब से देती है, उसमें जो फैसला है वो मान्य है। बहुत खुशी की बात है और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। संविधान ने जो फैसला दिया है हम उसको कबूल करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर का देश में रहना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये देश डाइवर्सिटी का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे धर्मों का देश है। ये ऐसा देश है जो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। ये कंट्रोवर्सी अब सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये मान लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देख रहे हैं जो जश्न का माहौल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, सुबह से टकटकी लगाए जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इंतजार कर रहे थे और तमाम लोगों का ये कहना है कि अब जो भविष्य है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो और ज़्यादा बेहतर देखते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स और छात्र।
और अब हम आपको सत्ता के ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी में ये बताते हैं कि आखिर एएमयू के अल्पसंख्यक वाले विवाद की शुरुआत कहां से हुई। इसमें सबसे पहला साल आता है वर्ष 1965 का, जब तत्कालीन सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया था। और फिर एएमयू के समर्थक शिक्षाविद अजीज पाशा ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का दावा खारिज कर दिया और कहा कि यह कानून द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए 1981 में अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया गया। 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मेडिकल के पीजी कोर्स की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी, जिसके विरोध में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया। 2006 में तब की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 2016 में एनडीए सरकार ने एएमयू को लेकर कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। इस पर सुनवाई शुरू हुई तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से क्या होगा। तो आपको बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उन्हें दिए गए हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देते हैं। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का असर ये होगा कि 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसी पर सत्ता का क्लेश भी हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि एससी, एसटी छात्रों का हक मारा जा रहा है। जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी, उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा समय समय पर होता है उस पर कहीं न कहीं धक्का लगा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये बहुत ही सराहनीय है। एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का गला नहीं घूंटा जा सकता। केंद्र शासित यूनिवर्सिटी और केंद्र के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी पैसे से जब बीएचयू के अंदर है, जेएनयू के अंदर आरक्षण है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या देश से बाहर है क्या? अगर माइनॉरिटी स्टेटस बहाल किया था और उसी सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी को कहा गया तय करने को, तो शायद इसी कमेटी को तय कर लेना चाहिए था। अब डिले क्यों किया है? हो सकता भी आप अपना जजमेंट कुछ और दिन रोक लेते। देशवासियों के अंदर, देश भर के मुसलमानों में, खासतौर से अलीगढ़ बिरादरी में खुशी की लहर है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है और ये बताने और जताने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान सर्वोपरि है, ये देश संविधान से चलता है। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सत्ता की एक और ऐतिहासिक कुंजी खोलते हैं और ये भी समझाते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना दिल्ली के सादात खानदान में जन्मे सर सैयद अहमद खान ने की थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज शुरू किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए केंद्र स्थापित करना था। इसके बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर एएमयू की स्थापना की गई। इसमें एक कमेटी भी बनी जिसे सभी अधिकार और संपत्ति सौंपी गई। हालांकि इस पर कुछ विवाद भी हुए, क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों का तर्क था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में करीब 3 एकड़ जमीन दान में दी थी। इसीलिए यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर सैयद अहमद खान नहीं, बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी हैं।
हालांकि ये तर्क अभी सिर्फ विवादों में ही है, जबकि एएमयू प्रशासन ये कहता है कि सर सैयद अहमद खान ने ही इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कमेटी बनाई। यानी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए शुरू हुई, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। फूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।